वेलकम बैक टॉम राइडर किंग एपिसोड नंबर 9। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो ह्योन से मीटिंग करने के लिए TKBM कंपनी की एक्सक्लूसिव लॉयर आती है ताकि वो जो ह्योन को TKBM कंपनी में ज्वाइन करवा ले, क्योंकि जो ह्योन उसके मालिक के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था और बहुत ही सारे रिलीक कलेक्ट कर रहा था। जो ह्योन उसकी बातों को मज़े के साथ सुनता रहता है और उसके सवालों का फनी आंसर देता है और उसका मजाक भी उड़ाता है। उस लॉयर का कहना है कि जब भी किसी से बातें कर रहे हो तो थोड़ा तमीज़ से बात करना चाहिए, ये खुद के लिए भी सेफ रहता है और दूसरों के लिए भी। लेकिन जो ह्योन उसकी बकवास नहीं सुनता और उसे धमकी देता है कि ये सब उसको गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है और वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा, वो अपनी खुद की मर्जी चलाएगा और जो उसका मन करेगा वही जो ह्योन करेगा। अब तो लॉयर की सटक जाती है और वो सीधे सीधे पूछती है कि उसको कंपनी में आना है या नहीं। उसका ये रवैया देखकर जो ह्योन ज़ॉम्बी पाउडर रिलीक निकाल लेता है। लॉयर को लगा कि वो इसका इस्तेमाल ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं करेगा क्योंकि इससे दूसरों को रिलीक के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जो ह्योन इस बात की कोई चिंता नहीं करता और रिलीक ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर देता है और लॉयर के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो लॉयर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लॉयर के चिल्लाने की आवाज़ जो ह्योन के साथियों को भी सुनाई देती है तो वो जाकर जो ह्योन के पास देखते हैं कि उन दोनों के बीच तू मैं चल रही है। तो उसका मजाक उड़ाने के लिए जो ह्योन अपने साथियों को उसकी वीडियो बनाने को बोलता है और इंटरनेट पर डालने को कहता है। अब तो लॉयर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो ह्योन के ऊपर अपनी पावर वाटर कैनन से अटैक करती है। लेकिन जो ह्योन के पास उसका तोड़ है, उसके पास हम्मुराबी का रिलीक है जो आते हुए अटैक को सामने वाले यूजर की तरफ रिटर्न कर देता है और वो अटैक उस लॉयर के ऊपर ही चला जाता है। फिर जो ह्योन अपनी उस लंबी सी कुल्हाड़ी को निकालता है जो लॉयर की जान तो नहीं लेगी, बस उसकी सारी पावर को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो ह्योन उस चांदी की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लॉयर की पावर को ख़त्म कर देता है, जिसकी आवाज़ बाहर खड़ी ताइजून को भी सुनाई देती है। तो वो जल्दी से अंदर की तरफ चल देता है। जो ह्योन को लॉयर के पास में से एक रेयर टाइप ऑब्जेक्ट मिलता है जो काफ़ी कीमती है। तभी जो ह्योन को अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जो बोल रही थी कि जो ह्योन उसकी आवाज़ की डायरेक्शन में चला जाए और जो वो कह रहा है वो उसको फॉलो करे। लेकिन जो ह्योन को ये समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और ये आवाज़ सिर्फ उसी को सुनाई दे रही है, उसके साथियों को नहीं। जो ह्योन को लगा कि ये वही कौवा होगा जो उसके मज़े ले रहा है, तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो वो समय में पीछे आ गया है और ऊपर से एक गेम का सिस्टम उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर ताइजून आ जाता है और जो ह्योन से हाय हेलो करता है। लेकिन जो ह्योन उसको वापस से देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसका दुश्मन उसके सामने ही खड़ा है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथी हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ताइजून अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सबको फ्रीज कर रहा है। उसकी ये हरकत देखकर जो ह्योन जल्दी से एक्शन में आ जाता है और एक चाकू निकालकर फटाफट उसके गले पर लगा देता है और उसको साफ साफ बता देता है कि ये लड़के उसके लिए काम करते हैं, इसीलिए वो अपने जादू को हटा दे। ताइजून जो ह्योन की बात को मान जाता है और अपना जादू खत्म कर देता है। वो जो ह्योन की स्किल देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था और उसे लगता है कि जो ह्योन कोई नया खिलाड़ी नहीं है, लगता है ये रिलीक ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। ताइजून का कहना है कि उसको पता चला है कि आने वाले भविष्य में काफ़ी लोगों को रिलीक ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो और फिलहाल जितने लोग इस बारे में जानते हैं वो उनको ख़त्म कर देगा, यानी कि जो ह्योन और उसके साथियों को, क्योंकि ये इस बारे में जानते हैं। ताइजून जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है तो उसकी पावर काम ही नहीं करती। जो ह्योन उसके गिरगिट जैसे रंग बदलने पर तारीफ करता है और बताता है कि उसकी पावर काम नहीं करेगी क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की बदौलत वो उनको ख़त्म करना चाहता था वो उसने चुरा लिए हैं। जब वो उसके गले पर चाकू लगा रहा था तब उसने अपनी चोरी वाली स्किल से उसकी जेब काट ली थी, जिसका ताइजून को पता भी नहीं चला। इसी वजह से उसकी चोरी वाली स्किल अपग्रेड होकर अगले लेवल पर पहुंच गई है। जो ह्योन इस बात से खुश है। फिर वो उस रिलीक ऑब्जेक्ट की रैंक चेक करता है तो वो SS गोड टियर लेवल की रिलीक थी जो गोड को बुला सकती थी और उसको कंट्रोल करना अभी जो ह्योन के बस की बात नहीं है। लेकिन उसको पता है कि ताइजून अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा क्योंकि वो एक साथ कई सारे रिलीक ऑब्जेक्ट साथ लेकर घूमता है और इसका
सबसे बड़ा हथियार है कॉन्करर रिलाइक, जो सामने वाले के मन को काबू कर लेता है और उसको ताइजून के सामने झुका देता है। ये कुछ पैरासाइट रिलिक जैसा है, जैसा आयरन हिल्टन के पास है। हालांकि वो कभी दिखाई तो नहीं दिया, तो इस बात के पूरे चांस हैं कि वो रिलिक ताइजून की बॉडी के अंदर होगा। ताइजून जू हियोन को मारने की पूरी तैयारी कर लेता है और वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि अभी तक उसने अपनी पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया और इतनी जल्दी जू हियोन परेशान हो गया। जू हियोन कैसे भी करके उस अंदर छिपे हुए रिलिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, लेकिन वो अभी मजबूर है। वो ताइजून के हाथ पैर भी नहीं काट सकता जिससे कि इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक पावरफुल शील्ड उसको सेफ रखती है। ताइजून के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने पर वहां पर केओस फैल जाता है और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता लगने लगता है, लेकिन ताइजून को इस बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो उन लोगों को भी खत्म कर डालेगा। लेकिन पहले वो जू हियोन को खत्म करना चाहता है क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, अगर उसने जू हियोन को जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर यही उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। पर तभी उन दोनों को एक आवाज़ आती है जो कि उनके घटिया कामों को बंद करने के लिए बोलती है। ये वही कौवा था जिसने जू हियोन को पावर दी थी। कौवा उनको वार्निंग देता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल में रखें क्योंकि इस जगह पर एक टॉम्ब है जिसमें जैकल डॉग सो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इविल हैं। अगर वो जाग गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। जू हियोन ये बात सुनकर अपना दिमाग लगाने लगता है कि कौवा जरूर इजिप्ट के माइथोलॉजी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है जिनका नाम अनुबिस है। कौवे की बात सुनकर तो ताइजून जोश में आ जाता है और वो इस टॉम्ब वाले रिलिक पर भी हाथ साफ करने का प्लान बना लेता है और वो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि ये कौवा एक हाई लेवल का जीव है। तभी अचानक से वहाँ पर जोर का भूकंप आने लगता है और उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। बाहर का मंजर अब बदलने लगा था। उसको देखकर जू हियोन को पुरानी बातें याद आ रही थी कि जब इस एयरपोर्ट को टॉम्ब की वजह से ख़त्म कर दिया गया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। पूरा का पूरा एयरपोर्ट पिरामिड वाली जगह से भर गया था और हर जगह तबाही मच गई थी। टोक्यो में, सियोल में, जहाँ देखो वहाँ तबाही का मंजर था। ये काफ़ी डरावना था। जू हियोन के नोटिफिकेशन एक के बाद एक खुलने लगते हैं और बताने लगते हैं कि हाई लेवल की एनर्जी वहाँ पर निकल रही है और टॉम्ब अपीयर होने शुरू हो गए हैं। जू हियोन समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके साथी घबराए हुए हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो कहाँ पर आ गए हैं। जू हियोन उनको शांत करवाता है और बताता है कि वो एक टॉम्ब के अंदर फंस गए हैं क्योंकि ताइजून अपनी पावर को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया था और अब उनको यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें इस टॉम्ब को साफ करना होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि पिछली ज़िंदगी में उसको इस टॉम्ब को साफ करने में 3 महीने लगे थे। इसलिए अब उसको जल्दी से ये टॉम्ब साफ करना है और यहाँ से बाहर निकलना है। टॉम्ब के साफ होते ही ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले उनको इस टॉम्ब के मास्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन बीच में ही ताइजून बोल पड़ता है। उसका कहना है कि वो उन लोगों को बाहर नहीं जाने देगा बल्कि उन सबको ख़त्म करके खुद ही टॉम्ब से बाहर निकलेगा और जो रिलाइक ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका मालिक वो खुद बनेगा। उसकी ये बात सुनकर जू हियोन को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मुसीबत के टाइम भी वो ये सब बकवास कर रहा है। ताइजून अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको घुटनों पर ले आता है। उन सभी को लगा कि वो कुचलकर मारे जाएंगे, पर तभी जैकल डॉग अपनी नींद से जाग जाता है और ताइजून को धमकाने लगता है। ताइजून अपने सामने उस बड़े से कुत्ते को देखकर घबरा जाता है और पूछने लगता है कि आखिर कौन है बे तू। ये सुनकर तो वो कुत्ता कंफ्यूजन में पड़ जाता है और उसको फिर से डांटता है कि अबे गधे, ये लाइन तो हमारी है, हमें पूछना चाहिए तुम हमारे घर में आकर हमको परेशान क्यों कर रहे हो। उन कुत्तों की वजह से ताइजून का पावरफुल ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है और वो सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। उसकी पावर को महसूस करके जू हियोन समझ जाता है कि ये जरूर एक गॉड लेवल का कुत्ता है। कुल मिलाकर इजिप्शियन मैथोलॉजी में 9 मेजर गॉड हुआ करते थे जिनमें से एक तो उनके सामने ही खड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा हरामी है। पर तभी वहाँ पर एक और जैकल कुत्ता आ जाता है जिसके गले में एक बड़ा सा पट्टा डला हुआ था और वो दोनों इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि एक इंसान के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो उनको डोमिनेट कर सकता है। इस काले कुत्ते का नाम ओसिरिस है और वो उन लोगों को रोकने के लिए सबको ख़त्म करने का ठान लेते हैं। वो कुत्ते डिस्कस करने लगते हैं कि उन लोगों को कैसे मारा जाए और इन्हीं सब के बीच उन दोनों में बहस हो जाती है और ये जू हियोन के लिए फ़ायदेमंद है।
नोटिफिकेशन उसको बताता है कि अब उसकी इम्यूनिटी बढ़ने लगी है और उसके जीने के चांस हाई होने लगे हैं। पर तभी वो कुत्ते मिलकर उन सभी पर अटैक करने लगते हैं और उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वो उन सभी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही थी। उसके साथ ही इम्यूनिटी ना होने की वजह से काफ़ी वीक पड़ गए थे और इस मुसीबत से ताइजोन भी नहीं बच पाया, वो भी अपने घुटनों पर आ गया। जो ह्योन को लगता है कि अगर उसके साथी यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो उनकी बॉडी इस एनर्जी को नहीं झेल पाएगी जैसे कि उसकी बॉडी झेल रही है और वो लोग मारे जाएंगे। तो वो अपने साथियों को जल्दी से वहाँ से निकल जाने को बोलता है या फिर कहीं पर जाकर छुप जाने को बोलता है। ताइजून और वो कुत्ते ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का अभी तक उस एनर्जी से इफेक्ट नहीं हुआ है, जबकि वो तो जैसा का तैसा ही खड़ा है और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं तो जू ह्योन एक मास्टर स्ट्रोक खेल देता है। वो वहां पर हमूराबी का रिलाइक बुला लेता है जो दूसरे के अटैक को रिटर्न कर देता है और ये एक बहुत ही बड़ा मूव होता है। कुत्तों को लगा कि वो ऐसे छोटे मोटे जादू से नहीं डरते और वो उसको चुटकियों में हरा देंगे, लेकिन जैसे ही उनकी एनर्जी उस रिलाइक पर पड़ती है तो उनका अटैक रिटर्न होकर उन्हीं पर लग जाता है। ये देखकर वो सफेद कुत्ता गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि उसने इस इंसान को मामूली समझा था। काला कुत्ता अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है लेकिन सफेद कुत्ता मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने पर उनकी लाइफ कम हो जाएगी। काले कुत्ते ओसिरिस को उनके आसपास कौवे की महक आ रही है और उसे शक है कि वो यहीं पर कहीं पर मौजूद है, लेकिन सफेद कुत्ता इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको काफी टाइम पहले ही सील कर दिया गया था क्योंकि वो इंसानों की मदद करना चाहता था। तो अब वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। उनको आपस में बहस करता देख जू ह्योन खुश हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदे की बात हो सकती है और कहानियों के अनुसार काले कुत्ते ने अपने भाई को भी टपका दिया था और अब जब वो दोनों आपस में लड़ेंगे तो सही मौका देखकर जू ह्योन उन पर अटैक कर देगा। लेकिन काला कुत्ता काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वो समझ जाता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पका रहा है। तो वो जू ह्योन का एक टेस्ट लेने की सोचता है और एक तेज एनर्जी के साथ उसको नीचे धकेल देता है। जू ह्योन अपने आप को एक तराजू में पाता है जो कि काफ़ी बड़ी थी और उसके सामने वो काला कुत्ता एक जज के रूप में खड़ा हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था। जू ह्योन को समझने में देर नहीं लगी कि ये काला कुत्ता ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अटैक उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह काम निकालने की सोच रहा है। और ये भी जू ह्योन के लिए बढ़िया बात है क्योंकि अगर उसने इस बार काले कुत्ते को जीत लिया तो ये काला कुत्ता रिलिक बनकर उसका गुलाम बन जाएगा। और उसने पिछली जिंदगी में एक रिलिक यूजर से मुलाकात भी की थी जो इसको यूज करता था। उसके अनुसार ये कुत्ता कुछ आसान से सवाल पूछेगा जिनका जवाब नहीं में देना है और जब वो एक बच्चा आसान सवालों का जवाब दे सकता है तो जू ह्योन भी तो दे सकता है। तभी वहां पर 4-5 काला चोगा पहने शख्स आ जाते हैं। काला कुत्ता उसको नियम समझा देता है कि उसको सभी सवालों का नहीं में जवाब देना है और अगर उसने झूठ बोला तो यहाँ पर काला चोगा पहने खड़े शख्स उसका झूठ पकड़ लेंगे और उसको नीचे मौजूद उस बड़े से जानवर के मुंह में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद एक एक करके सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से कि क्या उसने कभी चोरी की है या कभी किसी को पीटा है या किसी की प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश की है या किसी को धोखा दिया है या फिर कभी उसने झूठ बोला है। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब जू ह्योन नहीं में नहीं दे पाता क्योंकि अगर वो एक भी सवाल का नहीं में जवाब देता है तो वो पकड़ा जाएगा क्योंकि काला चोगा पहने उसके अंदर तक झांक सकते हैं और उसने ये सब काम दबा के किए हैं। अब जू ह्योन को समझ आ रहा है कि उस लड़के ने सभी सवालों के जवाब कैसे दे दिए थे क्योंकि वो लड़का पापी नहीं था और ये सब पाप करने के लिए वो बहुत छोटा था। अब तो काला कुत्ता जीत गया और वो अपने बड़े हाथों का इस्तेमाल करके जू ह्योन को पकड़ता है और उसको हवा में लटकाकर उसका मजाक उड़ाता है और अपने बड़े से जानवर को बुलाकर जू ह्योन को उसके बड़े से मुंह में फेंक देता है। उसके मुंह के अंदर गिरने के बाद जू ह्योन अपने आसपास देखता है और खड़ा हो जाता है। उसको सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता कि तभी उसके सामने 4-5 घोस्ट आकर खड़े हो जाते हैं। जू ह्योन को पता है कि ये घोस्ट उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और आसपास जितनी भी हड्डियां पड़ी हैं ये सब उन्होंने ही फेंकी हैं और वो उन्हीं लोगों की हो सकती हैं जिनका इन घोस्ट ने शिकार किया है। पास ही में पड़ी एक हड्डी जू ह्योन अपने डिफेंस के लिए उठा लेता है और जब वो घोस्ट उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो एक एक को पीटने लगता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वो घोस्ट मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं तो जू ह्योन के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है।
और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पर तभी अचानक से वहां पर तेज रोशनी निकलती है और जो ह्योन सामने जिसको देखता है उसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।